तो चलिए अब आपकी मुलाकात हमारे ख़ास मेहमान से करा दें, श्री ए.के. सिंह, जो कि खेती किसानी के लिए काम करने वाले देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि पूसा के निदेशक हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह मौजूदा समय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों में शामिल हैं। बासमती चावल के विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. सिंह के नाम पर अभी तक बासमती चावल की 5 वैरायटी पेटेंट है। तो मैं श्री ए.के. सिंह को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर बी.वी. राव साहब। सिंह साहब का अभिवादन करें। शुक्रिया सिंह साहब। तो सिंह साहब के पास जो अनुभव का खजाना है वो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर आपके। सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप के इस भगीरथ प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने किसान तक कार्यक्रम किसानों के पास जानकारी पहुँचाने के लिए इसकी शुरुआत एक्सक्लूसिव चैनल की कर रहे हैं और इसके संदर्भ में हमारी आप लोगों से चर्चा पहले बराबर होती रही है। व्यक्तिगत रूप से कई बार मुलाकात हुई और आज हम लोग इस अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। पूसा संस्थान, जैसा कि आप जानते हैं, देश का सर्वोच्च कृषि संस्थान है। कृषि शिक्षा शोध और प्रसार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और संस्थान के द्वारा विकसित तमाम तकनीकियाँ, चाहे वो विभिन्न फसलों की प्रजातियां हों, चाहे उन्नत कृषि तकनीकी हो, जिनके प्रयोग से किसान अधिक लाभ उठा सकते हैं, उस क्षेत्र में संस्थान कार्य कर रहा है। हमारे बीच में भारत भूषण त्यागी जी हैं, चौहान साहब हैं, सेठपाल जी हैं, ये लोग पद्मश्री से सम्मानित, और दूसरे किसान भाई एक और बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये भी पद्मश्री से सम्मानित हैं। और हर किसान ने अपने ढंग से कुछ नया करने की कोशिश की है। जैसे अगर हम त्यागी जी की बात करें तो प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसके क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में अतुलनीय है। सेठपाल जी पहली बार मैदानी क्षेत्रों में और सामान्य खेत में 1.5 फुट 2 फुट पानी में सिंघाड़े की खेती करना, क्योंकि हम आमतौर पे सिंघाड़ा जानते थे कि सिंघाड़ा जो है बड़े पोखरे तालाब और ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे होता है, लेकिन सामान्य खेत में 1.5 फुट गहराई में सिंघाड़े खेती करना उसका आविष्कार किया और बहुत अच्छे तरीके से उसको कर रहे हैं। चौहान साहब, जैसा अभी बताया गया कि बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य इनका है और इन्होंने बड़ी नई राह दिखाई है। सिर्फ अकेले नहीं, बहुत सारे किसानों को अपने साथ जोड़ा है। अटेरना गांव पूरे विश्व के मानचित्र पे इस समय है इनके अथक प्रयास के द्वारा। मैं विशेष रूप से बासमती शोध कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ बातें मैं इसके बारे में करूँगा और कुछ सामान्य बातें भी करूँगा जो कृषि से और किसानों से सीधे जुड़ी हुई हैं। बासमती में, जैसा कि आप जानते हैं, संस्थान के द्वारा विकसित तमाम प्रजातियां, चाहे पूसा बासमती 1 से शुरुआत करें और इसके बाद पूसा बासमती 1121, जो परंपरागत बासमती की प्रजातियां थीं, लंबी होती थीं, गिर जाती थी, पैदावार उनकी बहुत कम होती थी, मुश्किल से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती थी। 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये सोचा कि अगर हम बासमती की गुणवत्ता, जो परंपरागत प्रजाति है, उसको बौनी प्रजातियों में समाहित करें और पैदावार बढ़ाएं तो कैसा होगा। और उसके फलस्वरूप 20 वर्षों बाद पहली बौनी प्रजाति पूसा बासमती 1, जिसको किसान भाई मुच्छल बासमती के नाम से जानते हैं, वो 1989 में विकसित हुई। दुर्भाग्य की बात है कि उसको ट्रेड अभी तक डीवी के नाम से जानता है, डुप्लीकेट बासमती। ऐसी बासमती की किस्म जिसने बासमती के उत्पादन में एक क्रांति लाई और विश्व में भारत को ऐसे स्थान पर ले जाकर खड़ा किया कि आज हमारा प्रतिवर्ष बासमती चावल का निर्यात 34,000 करोड़ रुपए का सालाना होता है। 34,000 करोड़ रुपए सालाना का बासमती निर्यात, जिसमें पूसा संस्थान की सारी किस्में अपना योगदान कर रही हैं और उसमें पूसा बासमती 1 पहली प्रजाति थी। उसके बाद 1121 आई, जिसका दाना पकाने के बाद करीब 1 इंच लंबा हो जाता है और इसका जो है लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना लंबा चावल पकाने के बाद कोई दूसरा नहीं होता है। फिर हम लोगों ने पूसा बासमती 1509 निकाली, जो 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। उन सारे क्षेत्रों में जहाँ पर धान के बाद आलू लगाई जाती है, धान के बाद मटर लगाया जाता है, वहाँ पर ये किस्म, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, एक क्रांति लाने का काम इसने किया और बहुफसली प्रणाली को बढ़ावा दिया।
लेकिन पिछले कई वर्षों में 2015 से अगर आप तुलना करें और आज देखें तो हमारा बासमती चावल का निर्यात जो है, खासकर यूरोपियन मुल्क के दो देश हैं, यूरोपियन संघ के जो देश हैं, वहाँ पर निर्यात घटा है। करीब हम 5 लाख टन चावल निर्यात करते थे, वो घट करके 2.5 लाख टन आ गया। और उसका एक मुख्य कारण है कि उनके यहाँ कुछ रासायनिक दवाएं जो चावल के अंदर पाई जाती हैं, उनके अवशेष का मानक बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। 0.01 ppm ट्राईसाइक्लाजोल एक दवा है जो कि फफूंदनाशी है और इसका प्रयोग हम ब्लास्ट या झोंका रोग के नियंत्रण के लिए करते हैं। इसका मानक उन्होंने 0.01 ppm यानी कि 1 मिलीग्राम दवा 100 किलोग्राम चावल में भी अगर पाई जाती है तो उस खेप को निरस्त कर देते हैं। तो इसके चलते हमें काफ़ी सेटबैक लगा था। पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे थे और पिछले वर्ष हम लोगों ने 3 नई किस्में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 विकसित की, जिसमें 1847 1509 का सुधार करके बनाई गई है, 1885 1121 का सुधार करके बनाई गई है और 1886 1401 का सुधार करके बनाई गई है। इन तीनों किस्मों में पत्ती का झुलसा और झोंका रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट की बीमारी नहीं लगती है। तो आपको जब बीमारी नहीं लगेगी तो दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं है, और जब दवा नहीं छिड़की जाएगी तो अवशेष आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रति एकड़ बासमती चावल में आमतौर पे किसान 3000 रुपये एकड़ जो है दवा का छिड़काव करता है। तो अगर ये रोग रोधी किस्में होंगी, कीट रोधी किस्में होंगी तो दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, इससे किसान की बचत होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम दवा का छिड़काव नहीं करेंगे तो हमारे उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होगी, और गुणवत्ता अच्छी होगी तो उसका दाम अच्छा बाजार में मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हम मीट कर पाएंगे। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और इन तीनों किस्मों के बीज के लिए इतनी मारामारी थी इस बार किसान मेले में, मैं रात के 2 बजे तक बैठा रहा और सुबह से लेकर के 18 तारीख ये मेला लगा था हमारा, 2, 3, 4 3 दिन जो है, और तीनों दिन इतनी भीड़ रही, किसानों की इतनी भीड़ रही कि हम लोग पूरा बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाए। पिछले वर्ष बल्कि मैंने 1-1 किलो बीज दिया था 10,000 किसानों को, इस अनुरोध के साथ कि इस 1 किलो से आप जो बीज बनेगा उसको अपने दूसरे किसान भाइयों को, पड़ोसियों को देंगे। और 1 किलो से विश्वास मानिए कई किसानों ने 800 किलो बीज पैदा किया, 500 से लेकर के 800 किलो 1 किलो से बीज पैदा किया, अपने पड़ोसी किसानों को भी दिया। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा मांग थी और हम लोग उसको पूरा करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगले साल ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इनका पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध होगा। इसी तरह से गेहूं में अभी चर्चा चल रही थी कि अक्सर पिछले वर्ष जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में तापक्रम बढ़ने की वजह से गेहूं के पैदावार में कमी आई थी, करीब 5-6 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन देश में कम हुआ था। तो उसमें हम लोगों के संस्थान में ये प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार से हम ऐसी किस्मों का विकास करें जो कि दाना भरते समय, जब दूधिया दाना होता है उस समय अगर तापक्रम बढ़ता है तो उसके अंदर जो है अधिक तापक्रम को सहने की क्षमता हो, या उस अवस्था में इसको नुकसान न हो। और इसके लिए हम लोगों ने एक नई विधा शुरू की है कि गेहूं की बुआई अगर हम थोड़ा पहले करें, नवंबर, आम तौर पे पहले नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक बुआई होती है, अगर बुआई हम 25 अक्टूबर को करें तो 1 महीने 15 दिन से लेकर के 1 महीने हम बुआई पहले करेंगे तो फिर मार्च में जाते जाते दाना अच्छी तरह से भर जाता है। उस समय अगर तापक्रम बढ़ता भी है तो सिर्फ दाने को सुखाएगा, उससे पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि हम कैसे पहले बुआई करें गेहूं की, उसके लिए उपयुक्त किस्में भी विकसित होनी चाहिए। और उसी तरह की एक किस्म हमारी जो है HD 3385 3385 अभी हम लोगों ने हाल में ही निकाली, उसके बारे में अखबार में काफ़ी आया था। और साथ ही साथ हम यह भी प्रयास करें कि बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र में रही है धान के पराली को जलाने की। ये कुप्रथा है और इसको किसान भाई ही दूर कर सकते हैं। हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि हमको पराली जलाना नहीं है, इसको गलाना है। चाहे हम इन सीटू मैनेजमेंट करें खेत में, या खेत से बाहर निकाल करके उसकी बिजली बनाने के लिए प्रयोग करें, या बायो इथेनॉल बनाने के लिए प्रयोग करें, या कोयला बनाने के लिए प्रयोग करें, जिस उपयोग में भी जाए, लेकिन किसी भी हालत में खेत में पराली जलानी नहीं चाहिए। पूसा डिकम्पोजर का सड़ाने के लिए प्रयोग करें। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी धान की किस्में दें जो 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाए, लेकिन उनकी पैदावार की क्षमता वही हो जो 155 दिन वाली किस्म की है। अब एक समस्या है, जैसे हम लोगों की ये किस्म है पूसा 44, उसको ज़्यादा किसान पंजाब हरियाणा में लगाते हैं, वो 155 दिन पक के तैयार होती है लेने में,
और नवंबर पहले सप्ताह में जब पकती है तो गेहूं बोने के लिए समय नहीं रहता है, तो किसान मजबूरी में फिर आग लगाता है। कुछ ही हमारे समझ से 1-2 वर्षों में हमारी ऐसी किस्में आ जाएंगी जो 125-130 दिन के अंदर तैयार होंगी, उनकी पैदावार क्षमता भी करीब 8 टन के आसपास होगी। तो फिर निश्चित रूप से किसान इन किस्मों को अपनाएंगे। बात की जा रही थी खेती में टेक्नोलॉजी के प्रयोग की, और उस विधा में ड्रोन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। क्या इसके प्रयोग हो सकते हैं? आमतौर पे हम मानते हैं कि ड्रोन का प्रयोग दवा का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा इसके और बहुत सारे प्रयोग हैं। दवा के छिड़काव के लिए भी ड्रोन के द्वारा उसमें सेंसर लगा करके अगर खेत के ऊपर आप ड्रोन उड़ाएं और उससे ये पता चल जाता है कि ड्रोन खेत के किस क्षेत्र में, 1 एकड़ क्षेत्र में कहाँ पर कीड़ा लगा है, जैसे चेपा है या तेला लगता है, धान में अक्सर लगता है, तो इसकी एक निर्धारित क्षेत्र से शुरू होता है, गोलाई में लगता है जिसको हापर बर्न कहते हैं, फिर पूरे खेत में फैलता है। अगर सेंसर के द्वारा ड्रोन से पता चल जाता है कि फला जगह चेपा लगा है पहले ही, तो जब ड्रोन दूसरी बार टंकी लेकर के उड़ेगा तो वो घूम करके सिर्फ उसी जगह पर दवा का नोजल खुलेगा और छिड़काव करेगा जहाँ पे कीड़ा लगा है। पूरे खेत में दवा छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे इफेक्टिव नियंत्रण होगा इंसेक्ट का, और साथ ही साथ जब पूरे खेत में दवा नहीं छिड़केंगे, दवा कम लगेगी, खर्चा भी कम आएगा और अवशेष भी नहीं आएगा। जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, इसमें भी ड्रोन की भूमिका और सैटेलाइट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक और नई विधा जिसके बारे में सभी किसान भाइयों से मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा, वो है कार्बन क्रेडिट कार्बन फार्मिंग की या रिजनरेटिव एग्रीकल्चर की। यानी कि ऐसी कृषि पद्धतियाँ जिनके प्रयोग से हम वातावरण को सुरक्षित रखें, पानी बचाएं, हवा बचाएं। तो ऐसी कृषि पद्धतियों का प्रयोग जो किसान भाई करते हैं उनको किस प्रकार से हम फ़ायदा पहुंचाएं, उनको इंसेंटिव हम क्या दें। अब जैसे धान की सीधी बिजाई अगर हम करते हैं तो ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि धान की सीधी बिजाई करने से 35% श्रम की बचत होती है, लेबर की करीब 3,000-4,000 रुपये एकड़ रोपाई का लगता है वो बचता है। करीब 30-35% पानी की बचत होती है और 30-35% ही जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसमें कमी आती है। तो ये 3 मुख्य फायदे हैं धान की सीधी बिजाई के। तो धान की सीधी बिजाई पर अगर कोई किसान भाई जा रहे हैं तो उसके लिए उनको कुछ इंसेंटिव इसका मिलना चाहिए। उसी तरह से अगर लेजर लेवलिंग खेत में कोई किसान भाई कर रहे हैं तो उसके लिए इंसेंटिव मिलना चाहिए उनको। आप जो जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो बहुत सारी कृषि पद्धतियां हैं, उनके प्रयोग से हम जो है वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, खेती को टिकाऊ बना सकते हैं, और इनका प्रयोग जो किसान करता है उसको पैसा इसका मिलना चाहिए, और वो पैसा कार्बन क्रेडिट के रूप में मिलेगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। बहुत सारी बाहर की कंपनीज भी आ रही हैं, देसी कंपनियां भी आ रही हैं इसमें, और उन्होंने जैसे एक कंपनी ग्रो इंडिगो है, प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करिए, बताइए हमारे खेत का अक्षांश देशांश ये है, मोबाइल से फ़ोटो खींच करके डालिए और हमने अपने खेत में धान की सीधी बिजाई की है। उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। वेरिफिकेशन का काम हम लोग पूसा से कर रहे हैं इस कंपनी के साथ मिल करके, कि आप जो है सेटेलाइट के द्वारा उस जगह पर जा करके चेक कर सकते हैं कि उस खेत में धान की सीधी बिजाई हुई है या नहीं हुई है। हम अपने लैब में बैठे पता कर सकते हैं, पूरे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या जहाँ का भी किसान है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये पता चल गया कि जो किसान ने क्लेम किया है वो सही है। अब सभी अच्छी कृषि पद्धतियों का अगर प्रयोग किसान करते हैं तो उनको, जैसे धान की पराली अगर जलाते नहीं है, उसको खेत में मिलाते हैं, गलाते हैं, तो 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। अगर 1 हेक्टेयर खेत में धान की पराली आप जलाते हैं तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में जाती है। नहीं जलाते हैं तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण जो है बचता है। तो वो 1 कार्बन क्रेडिट के बराबर है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का मूल्य इस समय $40 के आसपास है। 2800 रुपये आपका जो है 1 कार्बन क्रेडिट का दाम आएगा। तो इस तरह से सारी पद्धतियों का अगर किसान प्रयोग करे तो करीब करीब 14-15 हज़ार रुपये 1 हेक्टेयर में कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसान को मिल सकता है। आगे आने वाले दिनों में ऐसा माना जाता है कि धान गेहूं के निर्यात से जो हमको धनराशि मिलती है उससे ज़्यादा कार्बन के एक्सपोर्ट से, कार्बन क्रेडिट के निर्यात से पैसा कृषि में मिलेगा, और कृषि उत्पाद के निर्यात में कार्बन क्रेडिट का निर्यात जो है नंबर 1 पे आएगा। लेकिन इस बात को सब लोगों को समझने की आवश्यकता है और इससे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। इसमें जो है अब सवाल उठता है कि कौन लोग खरीदेंगे, पैसा इसमें कौन लगाएगा। तो जितने व्यवसाय हैं
विश्व में या देश में हर व्यवसाय का अपना कार्बन फुटप्रिंट है। जैसे अगर कोई यूरिया फैक्ट्री बना रहा है तो उसका कार्बन फुटप्रिंट आता है, हवाई जहाज़ कोई अगर इंडस्ट्री उड़ा रही तो उसका अपना कार्बन फुटप्रिंट है। लेकिन वो उसको कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ उड़ेगा तो फ्यूल जलेगा, प्रदूषण होगा। लेकिन वो अगर अपना नहीं कम कर सकते हैं तो वो दूसरे के द्वारा पैदा किया हुआ कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं, उसमें अपना पैसा लगाएंगे। क्योंकि हर इंडस्ट्री की रेटिंग होगी और उनकी रेटिंग अगर कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करेंगे तो उनको ग्रीन रेटिंग मिलेगी, नहीं कम करेंगे तो उनकी रेटिंग अच्छी नहीं मिलेगी और जगह से उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक इस क्षेत्र में काफ़ी संभावना है जिससे कि आगे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग धीरे धीरे इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। बाकी जहाँ तक और फसलों की बात है, हमारे यहाँ आप जैसे जानते हैं सब्जी की तमाम फसलों के ऊपर काम होता है। मक्के में बहुत सारी प्रजातियाँ जो बायो फोर्टिफाइड हैं, जैव संवर्धित हैं, वो विकसित की गई हैं। और चने की किस्में सूखा रोधी किस्म है, उकठा रोधी किस्म है, इनका विकास किया गया है। धान में हम लोगों ने सीधी बिजाई की टेक्नोलॉजी विकसित की है और कुछ नई किस्में विकसित की हैं जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंस उसके अंदर है। तो धान की सीधी बिजाई के लिए ये किस्में बहुत उपयुक्त हैं। और इसके साथ ही साथ फलों में खासकर जो आम फलों का राजा है और देश सबसे अधिक उत्पादन आम का करता है, लेकिन हमारे आम चाहे दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, मिठास बहुत ज़्यादा होने के कारण इनकी जो सेल्फ लाइफ है, भंडारण क्षमता कम होने के कारण निर्यात बाज़ार में हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं। मैक्सिको जैसे कंट्री से, फिलीपींस जैसे कंट्री से वो हमसे ज़्यादा आम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी किस्मों की आवश्यकता है जिसमें कि भंडारण क्षमता अधिक हो, सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, जिनकी मिठास थोड़ी कम हो और छिलके का रंग जो है वो रंगीन हो। तो ऐसी कई किस्में जैसे पूसा प्रतिभा है, लालिमा है, दीप शिखा है, मनोहरी है, ये संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं और इनको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं किसान भाइयों से जुड़ करके। जो लोग बागवानी से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें तो कहने को हैं। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक प्रश्न है उसको मैं ले सकता हूँ, और इस जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा है उसके संदर्भ में। और बाकी संस्थान जो है कार्य कर रहा है स्टार्टअप के क्षेत्र में विकास करने के लिए, एफपीओज को हेल्प करने के लिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को किस प्रकार से हम अपने साथ जोड़ें। और कृषक सहभागिता बीज उत्पादन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा है जो कि बहुत सारे किसान संजीव हैं यहाँ पर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, जो कि हम किसानों के यहाँ जा कर के अपनी जो नई प्रजातियाँ हैं उनका बीज उत्पादन करते हैं, अपनी देख रेख में करवाते हैं, बीज को वापस ले आकर के उसका प्रसंस्करण करते हैं, फिर इसके बाद किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो हुआ पिछले करीब 10 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि हर क्षेत्र में कम से कम 10, 15, 20, 25 युवा बीज उत्पादन से जुड़ गए और उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, जिससे हुआ क्या कि स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाला बीज मिलना लोगों को शुरू हो गया। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण जो है हम लोगों के द्वारा किया गया, हम लोगों के सहयोग से किया गया। आज भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको भी हम और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हमने ऑनलाइन मार्केटिंग का भी बीज वगैरह का कार्य शुरू किया है इस वर्ष से, क्योंकि किसानों को बहुत दूर से आने में दिक्कत होती है। ये भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी मंडियाँ हैं उन मंडियों में अगर हम आउटलेट अपने संस्थान का खोलें ताकि किसान को 300-400 किलोमीटर से दूर आकर के पूसा संस्थान में बीज लेने की आवश्यकता नहीं हो, हमारा बीज उनके दरवाजे पर वहाँ पर मिले। तो इन सारे क्षेत्रों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं इसी के साथ साथ इंडिया टुडे ग्रुप का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर अपनी बात रखने का, आप लोगों से साझा करने का, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैडम। हाँ, इसमें कुरियर से हम सब्जियों का बीज तो देते हैं, लेकिन जैसे गेहूं का बीज जो है इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि जब भी हम किसी से ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, टीसीआई से बात करते हैं, तो बीज की दाम से ज़्यादा जो है उसके खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का आ जाता है। एक बड़ी समस्या है। तो जो लो वॉल्यूम हाई वैल्यू सीड्स हैं जैसे सब्जियों वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम ज़्यादा है जहाँ पे बीज का दाम कम है वहाँ पे थोड़ा सा खर्चे की दिक्कत आती है। इसमें हम लोगों ने अभी 2 काम किया है। एक कंपनी है एग्री जंक्शन, उसके साथ समझौता किया है और उन्होंने जो है बहुत सारे जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोडाउन हैं, इस वर्ष से उनके साथ बात हुई है, वो किराए पे ले रहे हैं और हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ वो लोग एक प्लेटफॉर्म बना करके उस क्षेत्र के जितने किसान हैं या गांव के जो निवासी हैं जिनके पास व्हीकल है, गाड़ी है,
और शहर आते जाते रहते हैं वो लोग, उनको भी रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे उबर ओला का सिस्टम होता है। तो किसान के रूप में आपने बुकिंग कर दिया और उस प्लेटफॉर्म पे चला गया, और उस दिन जो अभी आदमी आपके गांव से उस शहर में जा रहा है, वहाँ से उनके यहाँ से बीज आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। तो इस तरह की कंपनी का हम जो है उनके साथ भी समझौता करके कोशिश कर रहे हैं बीज पहुँचाने की जो है। नहीं, सब्जियों के बीज मिलेंगे आपको। अब बताइए, आप हमारा नंबर लिख लीजिए, 989990 45037। डॉक्टर AK सिंह, आप हमको फ़ोन कर लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास हमारे फ़ोन में कम से कम 5000 किसानों के फ़ोन हैं। अगर फार्मर लगा करके इसमें क्लिक करिए तो कम से कम आपको 25 मिनट लगेगा इसको स्क्रॉल करने में। इतने किसानों के नंबर जुड़े हुए हैं और सभी लोग निश्चित रूप से हमसे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से। प्लीज़, किसके ऊपर? हाँ, नहीं, पर हेक्टेयर बताया मैंने ये बताया करीब 10 के आसपास कार्बन क्रेडिट 1 हेक्टेयर में मिल सकती है अगर सभी पद्धतियों का प्रयोग करें तो। और एक कार्बन क्रेडिट की क्वालिटी है, उसके आधार पर दाम निर्धारित होता है, तो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है उसकी। तो उसमें करीब $30 से लेकर $40 एक कार्बन क्रेडिट का मिलता है। तो अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करें 10 क्रेडिट से तो $300 हो गया, और $300 को 70 से मल्टीप्लाई करिए तो करीब 21,000 हो गया। तो ये रेंज करीब 15,000 से लेकर 21,000 के बीच में आती है, और इसमें और लोग जुड़ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा बल्कि जो हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं वो भी इसमें जुड़ें और कार्बन क्रेडिट को फाइनेंसिंग करें। अभी तो बाहर के लोग काफ़ी रजिस्टर कर रहे हैं और इसका काफ़ी उज्जवल भविष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब हम अगले सेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला जो सेशन है वो है धान्य से धनवान। जाहिर है किसान अगर धनवान होगा तो देश खुशहाल होगा, लेकिन ये धन आएगा कहाँ से, किसान धनवान होगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैं अपने सहयोगी सिद्धार्थ जराबी को एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैनेजिंग एडिटर हैं वो बिजनेस टुडे के। साथ ही मैं आपको पैनलिस्ट से भी आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विनोद आनंद जो कि मेंबर हैं MSP कमेटी के, श्री सरदार VM सिंह जो कि प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के, और हमारे साथ जुड़ेंगे कंवल सिंह चौहान जो कि एक पद्मश्री किसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का एक बारी फिर। अभी जो हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, कैसे बढ़ेगी किसानों की आय, और ये मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा है क्योंकि सब मिला के आप चाहे कितनी भी चर्चा कर लें, अगर जेब में थोड़े पैसे खनखनाए तो सब चंगा है, और पैसे ना है तो जितना मर्जी भी हम चर्चा कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ जो 3 यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे हैं, इन तीनों को इस विषय पे अलग अलग प्रकार के अनुभव भी हैं और अलग अलग प्रकार के सुझाव भी होंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत में सिंह साहब से आप अनुरोध करूंगा, आप क्योंकि अध्यक्ष भी हैं एक संस्था के और आय बढ़ाने के लिए आपने पहले भी बहुत बारी चर्चाएं भी की हैं, सरकार को प्रस्ताव भी रखे हैं, और आज जब वर्तमान में 2023 में स्थिति का आंकलन करें तो आप क्या कहेंगे कि किसानों की आय केवल MSP से बढ़ सकती है कि MSP को मिला के और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें जोड़ के करनी पड़ेंगी जिससे आय बढ़ सके? सरदार साहब। किसान तक आपने चालू किया, कृषि प्रधान देश है ये, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किसान की आय कैसे बढ़े। ये शर्म की बात है या नहीं, ये खुद देख सकते हैं। कृषि प्रधान देश है, किसान आत्महत्या करता है, हम चर्चा करते हैं कि आय कैसे बढ़े। कोई कहता है कि 5 साल में हम दुगनी कर दी। आज मुझे बता दो, इस हॉल के अंदर छोड़ो, आप दिल्ली की पेरिफेरी ढूंढ लो,
20 किलोमीटर। किसी किसान से पूछो कि तुम्हारा बच्चा खेती करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता। ये शर्म की बात नहीं तो क्या है? अब केवल आपकी बात पे कि आय कैसे दुगनी हो या कैसे बढ़े। अरे आय हो तो सही पहले। आज तो किसान कर्ज में डूबा हुआ है, हकीकत तो ये है। और जहां तक सवाल उठता है, केवल उसको धनवान बुला लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई तुम तो भगवान के बाद तुम ही हो किसान को। उसका कभी किसी ने हाल देखा कि उसके घर में क्या हो रहा है? किसान को केवल इस देश ने वोट बैंक बना के रख दिया है। केवल कोई भी पार्टी हो, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, कोई भी पार्टी हो, केवल एक वोट बैंक बना के रख दिया है। और यहां पर सुबह से पता नहीं कितनी भाषण हुए होंगे। मैं तो केवल मंत्री जी को सुना था, जो मंत्री जी बोल रहे थे। और ये सबको मालूम है कि आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता। आज की तारीख के अंदर एक ही है कि किसान का बच्चा आज खेती नहीं करता, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। गांव में देखिए, किसान के बच्चों की शादी तक नहीं हो रही है क्योंकि रोजगार नहीं है। ये हकीकत है। अब उसमें एक राय जो हम लोगों ने आज 10 साल से चालू की है, स्वामीनाथन जी के बारे हम बोलते हैं कि उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, 2006 में रिपोर्ट आई। और रिपोर्ट जो है उसमें एक चीज बहुत बढ़िया थी कि एमएसपी के ऊपर 50%, C2 प्लस 50% दिया जाए। बाकी बहुत चीजें हैं, ई मार्केट से मतलब नहीं, बाकी चीजों से मतलब नहीं। पर हमारा कहना है कि जो एमएसपी सरकारी है आज, क्या वो भी किसानों को मिलती है? क्या वो भी किसानों को मिलती है? धान ले लो, आज काउ बेल्ट के अंदर तो गेहूं भी लगता है, जो हमारे आसपास के 5-6 प्रांत हैं। पूरे देश में धान लगता है। धान की एमएसपी 2100 रुपया है। बिहार का किसान, मैं अभी जो भाई साहब बोल रहे थे 1121 की बात, 1121 हो या 1509 बासमती की बात नहीं कर रहा, मैं मोटे चावल की बात कर रहा हूं जो लगता है। बिहार में 1200 में बिकता है, 1100 में बिकता है, कोई लेने को तैयार नहीं है। ऊपर आप आते हो उत्तर प्रदेश के अंदर, ईस्टर्न यूपी में 1200-1300, और आगे बढ़ जाइए रोहिलखंड की तरफ 1300-1400, और जहां आप आ जाएं वेस्टर्न यूपी में 1500-1600, 2100 किसी ने देखा नहीं है। ये क्या फायदा आंकड़ों का? हमने ये दे दिया, एमएसपी थी, है, रहेगी। अरे छाप लगा दो ना, थप्पा लगा दो, केवल हमें कह दो, गारंटी दे दो, इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा। फायदा क्या होगा? अगर 500 रुपए का भी फर्क पड़ गया एक क्विंटल पर, 20 क्विंटल का 30 क्विंटल होता है धान, 20 क्विंटल लगा लो, 10,000 रुपए का कम से कम फर्क होगा, कम से कम। ये एक रास्ता बनेगा और उस रास्ते के देश का भी फायदा होगा। कोरोना के बाद जहां जीडीपी डाउन हो रही है और नेता बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, एमएसएमई को पैसा देने से नहीं बनेगा, प्रोडक्शन से नहीं बनेगा, कंज्यूम कौन करेगा? 60-70% लोग तो देहात के लोग हैं जी, जिनके पास पॉकेट में पैसा नहीं है जी। अगर उनके पास पैसा आ जाएगा 10,000 रुपए प्रति एकड़ का, अगर धान में अकेले में फायदा हो जाएगा, तो आप देख लोगे पूरे देश में कम से कम 3-4 लाख करोड़ का फायदा होगा। और किसान अपना पैसा ना बैंक में रखता है ना घर में रखता है, वो सीधा बाजार में लेके जाता है जी। तो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता भी दिख जाएगा, किसान का भी भला हो जाएगा, देश का भी भला होगा। हमें आय बढ़ाने की बात अगर करनी है तो देश को साथ लेके चलने की बात करनी है। नौजवानों को जीविका दे सकते हैं तो कम से कम उनको, अगर हम उनको रोजगार नहीं दे सकते तो जीविका देने की बात करें, कम से कम लाइवलीहुड देने की बात करें, कम से कम। ठीक। विनोद आनंद जी, आप मेंबर हैं एमएसपी कमेटी के, और ये जो प्रश्न उठाया गया, और क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं आय बढ़ाने की, अगर एमएसपी पे जो दावा कर रहे हैं सिंह साहब, पहले तो ये समझाइए कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? और इन्होंने दूसरा भी एक प्रश्न उठाया जो शायद
सरकार की तरफ से उसका उत्तर आना चाहिए कि जो नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, उस विषय को छोड़ देते हैं, पर ये कम क्यों हो रहा है जो ये दावा कर रहे हैं सिंह साहब? देखिए, आपका एक सिंह साहब का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो खास करके दिल्ली एनसीआर रीजन या दिल्ली के आसपास की जो एमएसपी की बातचीत होती है, या आसपास की खास करके जो गन्ना किसान हैं और जो वैसी फसलें हैं उनकी बातचीत होती है। मैं आपको यह जानकारी दे दूं, करने में एमएसपी नहीं होता है, एफआरपी होता है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि भारत में कुल मिलाकर के, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं अगर आप समय दें तो, 1,26,000 इतनी वैरायटी की पैडी की किस्में हैं, 1,26,000, और वो इरी मनीला में आराम से रखी हुई है। 82 के बाद से वहाँ वो, आप उसको रॉबरी कहें, जीन रॉबरी कहें या जो भी कहें, वो हमारे जीन्स वहाँ गए। उस 1,26,000 में 28,000 जीन्स जो पैडी के हैं, कल्टीवर्स, वो हमारे हैं, भारत के हैं। लेकिन एमएसपी में सिर्फ 2 वैरायटी, सिर्फ उसी की गणना आज तक की गई। बाकी के किसान मूर्ख हैं क्या? मैं बिहार से आता हूँ, मैं बचपन से चावल खाता हूँ और चावल का उत्पादन भी हम करते हैं। हम मूर्ख हैं क्या? हमारे यहाँ से आपने एपीएमसी हटाया, तो अगर एमएसपी की बात होती है तो पूरे भारत की बात हो। सुबह में स्वामीनाथन कमीशन के सदस्य बैठे थे, डॉक्टर आरबी सिंह, उन्होंने कहा कि हर राज्य की अलग होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एमएसपी का जो कैलकुलेशन है, मतलब हमको चाहिए क्या और हम मांग रहे हैं क्या। तो एक कहावत है कि दुखता है सिर और पीटते हैं पीठ। तो बात ये है, तो पहले मर्ज कहाँ है उसकी बात करें। ये तो रही बात एमएसपी की। आने वाले समय में मैं कमेटी का सदस्य हूँ और सहकारिता सदस्य हमारे सहकारिता के एक प्रगाढ़ पीढ़ जो पिलर हैं वो सामने बैठे हैं, डॉक्टर उमाकांत दास जी भी और हमारे यादव जी भी, क्रिफको से और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट से। देखिए, कई इसके पहलू हैं। वो किसान जो हाशिए पे है उसको एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिलता है, तो वो एमएसपी को कैसे पारदर्शी बनाएं और कैसे प्रभावी बनाएं, पहले तो ये बातचीत हो। दूसरी, ऐसी संस्थाएं बने। क्या कारण है कि किसान एक्सपोर्ट नहीं कर पाते? इस सरकार में एक अच्छी चीज़ हुई है, मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा। 3 सहकारिता के अलग संस्थाएं बनी हैं जिसमें किसान सीधा एक्सपोर्ट कर पाए, और उसमें हिस्सेदारी किसान के संगठनों की होगी। तो अगर राष्ट्रीय किसान महासंघ या संयुक्त किसान मोर्चा भी उसकी सदस्यता लेना चाहे तो वो भी, उसमें उनका स्वागत है। कोई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी उसमें सदस्यता लेना चाहे, उनका स्वागत है। और आइए बाजार से करते हैं 2-2 हाथ। कब तक सरकार के आश्रय, एमएसपी के आश्रय हम अपने किसानों की राजनीति करेंगे और किसानों को वोट बैंक बनाएंगे, और उन किसानों को वोट बैंक बना के अपनी राजनीतिक जो अपनी सिद्धांत है उसको साधेंगे? यही चलता रहेगा क्या? तो मैं तो एक होलिस्टिक पिक्चर की बात करता हूँ। और हमारे बड़े भाई हैं भीम सिंह जी, इनके संगठन से और इनके संघर्ष से काफ़ी कुछ हम लोग सीखते हैं, आगे भी सीखेंगे, और इनके मार्गदर्शन में या फिर जो इनकी समस्याएं हैं उनको भी सुनेंगे और उस बात का समाधान करेंगे। समाधान के कई रास्ते हैं। हमारे सामने भारत भूषण त्यागी जी बैठे हैं, शांत हैं बिल्कुल, परंतु इन्होंने रास्ते दिखाए हैं। यहाँ कई किसान सुबह से बैठे हैं, वो रास्ते दिखाए, सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स जी सुबह से बैठे थे। तो मूल उसका ये है कि एक किसान को एक मांगने वाला, जैसे जो शुरुआत हुई थी उस समय कहा गया था कि खुशहाली के 2 आयाम, कर्ज मुक्ति और पूरा दाम। तो पहले कर्ज किससे मुक्त चाहिए, मुक्ति हमको किससे चाहिए? तो हमको तो मुक्ति बाजार से चाहिए। तो या तो इनपुट कॉस्ट कम करें या आउटपुट में पैसा ज़्यादा मिले, पूरा दाम। और जब बात ये होती है कि भैया उनको प्राइवेट सेक्टर की मंडी को भी ले आओ, तो प्राइवेट सेक्टर का एप्पल फ़ोन की टेक्नोलॉजी तो उसका स्वागत है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो मंडी है और जो इनोवेटिव मार्केटिंग सिस्टम है उसमें किसान नहीं जाएं, उसके प्रति एक अलग कार्टेल है।
तो इस कार्टेल को तोड़ने के लिए किसान तक इसमें आगे सब साथ मिला के जी। हम साथ साथ हैं, काम करेंगे। जी, ये एक अच्छा विषय एमएसपी का आप एक हमारे सामने आया। मैं सिंह साहब के पास उस विषय पे थोड़ी देर में फिर से जाऊंगा। कमल सिंह जी बैठे हुए हैं और कमल जी, अब आपने जैसे कहते हैं ना कि दो हाथ किए हैं खुद जी, और एक प्रकार से इसका सम्मान भी हुआ है आपका, और ये सब ने रिकग्नाइज किया है, देश ने इस बात को पहचाना है कि आपने जो काम किया है। पर सवाल ये है कि सिंह साहब कहते हैं आय ही नहीं है, विषय हमारा यहाँ पे चर्चा के लिए है कि आय को कैसे बढ़ाएं, तो आपका इस विषय पे क्या कहना होगा शुरुआत में? मेरे साथी किसान नेता वीएम सिंह जी ने कहा है एमएसपी तो पूरे देश में होनी चाहिए, परंतु इसका ये होना चाहिए कि कुछ भी हो है उसकी एमएसपी दे दी जाए, क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए। आज जो बिना जरूरत के खाद और कीटनाशक हम डाल रहे हैं, आवश्यकता से अधिक डाल रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल हो, उससे किसान की बचत भी होगी और साथ में क्वालिटी का उत्पादन भी पैदा होगा और मंडी भी बनी रहे, ये जरूरी है। दूसरा विषय आता है एफपीओ के माध्यम से आमदनी बढ़ाने का। एफपीओ हो या इंडिविजुअल कंपनी हो या कोई भी हो, जब तक प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा होगी, जैसे शुगर मिल है, चावल मिल है या और भी प्रोसेसिंग होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही किसान का माल बिकेगा, इससे भी आमदनी बढ़ेगी। और मेरा यही अनुभव है कि हमने बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम आदि की सब की खेती करी और उससे प्रोसेस यूनिट लगाई, उसके एक्सपोर्ट किया, उससे सब हमारे क्षेत्र के 10-15 हज़ार किसानों की आमदनी बढ़ी। साथ में इस जो ये प्रयोग है ये पूरे देश में लागू किया जा रहा है एफपीओ के माध्यम से, तो इस द्वारा भी आमदनी बढ़ सकती है। तीसरा है उत्पादन लागत कम करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। आज जो वही विषय आ जाता है, पानी आवश्यकता अधिक खेत में प्रयोग कर रहा है किसान, दवाई जहर अधिक प्रयोग कर रहा है, खाद अधिक प्रयोग कर रहा है। साथ में हमारे जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट है जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार, टेक्नोलॉजी है हमारे पास पर उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, किसान उसको नहीं मान रहे। किसान देख सकते हैं, यदि मैंने पिछली बार भी कई मीटिंगों में कहा है कि एक कृषि विज्ञान केंद्र में एक ऐसा सेंटर हो जहां एक किसानों को एक ट्रेनिंग का पार्ट और किसान के खेत में हो, एक जिले में एक गांव में भी हो जाए, जिसमें बिना रसायन के, बिना पेस्टिसाइड के कैसे खेती करी जा सकती है उसका प्रदर्शन हो, जिससे किसान सीख ले। मेरा मानना तो यूँ है कि जिस खेत में हम यूरिया का कम प्रयोग करते हैं, अभी मंत्री जी ने बताया कि 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी जो है यूरिया पर दी जाती है, 3 लाख करोड़ की पेस्टिसाइड देश में लगता है, तो इसी तरह से इसको बचाया जा सकता है। ये पैसा सीधा किसानों को मिलना चाहिए ताकि जो यूरिया और डीएपी जो रासायनिक खाद में किसान खर्च कर सकता है, यदि कोई किसान ऐसा है कि वो खर्च करना नहीं चाहता, वो पैसा सीधा किसान के अकाउंट में आना चाहिए और इस खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे भी अपना खर्चा कम करके किसान की आमदनी बढ़ सकती है। ये चौथी बात मैं और बताना चाहूँगा, जो हमारे अभी हमें फसल बेचने की आज़ादी होनी चाहिए। जैसे कि किसान का अभी कानून चेंज कर रहे थे भारत सरकार ने, हमने 2001 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उसका एक प्रोजेक्ट 2012 में लगाया। टमाटर का प्रोसेसिंग करते थे, अपने किसानों को हमने मिनिमम गारंटी प्राइस दिया हुआ था, पर उसी दौरान हमारे यहाँ इंस्पेक्टर खड़े हुए कि आप तो टमाटर किसानों को खरीद नहीं सकते, आप तो मंडी से खरीद सकते हो। तो उस बाद में फिर 2014 में वो एक्ट बदला गया। ये उसमें मंडी से खरीदने में, प्रोसेस यूनिट तक जाने में लगभग 25% जो है अधिक हो जाता है, जो इसका माल विदेशों से आ जाता है और अपना माल हम लागत बढ़ जाती है। तो ये जो कानून आए थे कि जो कंपनियां, जो एफपीओ बन रहे हैं, जो इंडस्ट्री है, चावल मिल है, वे सीधा किसानों से खरीद ले, तो उसमें किसान का नुकसान कहीं नहीं होने वाला था। मंडी भी बनी रहे, एमएसपी भी बना रहे, साथ में किसानों को आज़ादी हो कि अपना माल किसी को बेचे, और साथ में यदि अधिक माल में कोई कंपनी हमारे से किसान से सीधा माल खरीदती है तो किसान को उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं था। परंतु जब जैसे ये कानून आए तो हमारे साथी जो है, हमारे किसान साथी सड़क पर खड़े हो गए, क्योंकि वो एक तरह की राजनीति थी या अनसमझी थी, या हम गलत हो या वो गलत होंगे। पर मेरा मानना ये है कि उससे भी किसान की आमदनी, ये जो नए कानून आ रहे हैं इसमें कंपनियों को यदि आज़ादी मिल जाती, किसान सीधा खरीदने की 10% 15% किसान को ज़्यादा मिलता, उससे भी आमदनी बढ़ सकती थी। ये कमल जी एक चीज़ और ये बताइए कि विरोध किस बात पे था? क्या निजी क्षेत्र का विरोध था या निजी क्षेत्र के धन्ना सेठ का विरोध है? मुझे ये आप समझाइए कि विरोध क्यों हुआ। जैसा समझ में आया कि किसानों को बहकाया गया या उनकी समझ में नहीं आई, या किसी देश में दो तरह की
बातें होती है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जब जीएसटी पे भी यही विषय रहा, जब जीएसटी आया जो सरकार लेके जा रही थी वही विरोध कर रही है, फिर वही लागू कर रही है। तो ये हमारे यहाँ जो अपने देश में मुद्दों को नहीं देखा जाता, मुद्दा कौन सा ठीक है ये देखा जाता है, जो पक्ष कर रहा है उसका जवाब देना है, विपक्ष करना है सिर्फ। इस विषय पे जो है विपक्ष ने इसका फायदा उठाया कि इस पर किसानों को, इसको सरकार को बदनाम किया जा सकता है, साथ में दूसरे लोगों ने उनका साथ दिया जिनको नुकसान होने वाला था। इस तरह के एक आंदोलन बन गया और सरकार इसमें पीछे हटी, ये किसानों के लिए एक नुकसानदायक की स्थिति में चले गए हैं। आप कुछ कहें उससे पहले एक छोटी सी बात, ये थोड़ा जो मुझे समझ आई कि अंग्रेज़ों ने और उससे पहले भी और ख़ासकर अंग्रेज़ शासनकाल में बहुत सारे उन्होंने कंट्रोल ऑर्डर्स लाए, यानी नमक पे भी कंट्रोल था, जो इंडिगो कहलाता है उस पे कंट्रोल था, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल था, क्योंकि अंग्रेज मुनाफे की दृष्टि से यहाँ से सरप्लस ले जाना चाहते थे, पर अपना देश अब अपने ही लोग चला रहे हैं। तो ये मानसिकता, विनोद जी इस पे आप भी अगर थोड़ा बोलें और फिर मैं सिंह साहब से पूछूंगा कि हर चीज़ कंट्रोल में रहे। जब हर चीज़ में आज़ादी है तो इसमें किसान पे पाबंदी क्यों, और कुछ किसान इस पाबंदी को बरकरार रखने के पक्ष में क्यों? आपने ज्ञान का एक नया आयाम खोला है, तो मैं 30 सेकंड लूँगा उसमें। सिर्फ नील की खेती नहीं बल्कि साल्ट बीटर, जिसको नौसादर कहते हैं, जिसका बम बनाने के या फिर आप गोलियां बनाने में अंग्रेज़ों को उसमें उसका मसाला चाहिए था। तो ये रेगुलेशंस उस समय लगाए गए, जो उस समय जो कृषि विभाग बना था, दैट वाज एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो 1876 से लेके 2020 तक, जब तक इतने समय तक का जो फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर तक जो बदलाव हुए, उसमें यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 1.5 साल तक या उससे भी ज़्यादा समय तक, या तो मैं कहूँगा मंदसौर के बाद से, ये सारी चीज़ें किसानों की सुनी गई, सरकार ने सुना, कभी कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ। मैं आपको कुछ एक तथ्य दूंगा जिसमें आप शोध कर सकते हैं, क्योंकि उसका मैं भाग रहा हूँ। 6 जून को मंदसौर में गोली चली थी, 6 जून को मंदसौर में गोली चली थी, हमारे 6 किसान साथी मारे गए। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, उस समय मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था, राष्ट्रीय किसान महासंघ का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। 7 जून को 11:23 पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अर्जी कैसे लग गई? क्या इतनी त्वरित अर्जी लग सकती है? NHRC में एक्सेप्ट भी हो गई। वो हम लोगों ने हलफनामा दायर किया था उस समय की सत्ता के खिलाफ में, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। मैं आपको और बातें बताता हूँ। आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ 26 दिसंबर के आसपास, 24 दिसंबर के आसपास, 28 दिसंबर के यूनाइटेड नेशंस के जो प्रवक्ता होते हैं वहाँ, स्पोक्स पर्सन जो होते हैं, जो सेक्रेटरी जनरल के, उनका कमेंट आ गया ह्यूमन राइट वायलेशन का। तो ये प्लान्ड होता है। देखिए क्या है कि राजनीति हमारे देश में चुनाव के पहले विदेशों से लड़ी जाती है। 2024 में चुनाव है और बिल्कुल किसान उसका एक केंद्र होगा, लेकिन उसकी तैयारी 6-8 महीने पहले से शुरू हो गई वैसे देशों में। तो एक इसका वैल्यू चेन है, इसकी एक मूल्य श्रृंखला है, ये ग्लोबल वैल्यू चेन है। आखिर कारण क्या है कि आप पैडी की 2 ही वैरायटी में इंटरेस्टेड हैं? आखिर कारण क्या है कि वीट की एक ही वैरायटी में इंटरेस्टेड हैं? अरे हमारी यहाँ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, तो एग्रीकल्चर में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है। सिंह साहब, पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि आपने, विनोद भाई ने अभी कहा कि पहले ये प्लानिंग हो जाती है चीज़ों की। क्या ये भी प्लानिंग थी कि 17 साल का एक बच्चा, मंदसौर की जो बात कर रहे थे अभिषेक पाटीदार, उसको पुलिस ने गोली मार दी थी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर? वो भी प्लानिंग थी क्या? अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में किसान इकट्ठा नहीं है तो पूरा देश फायदा उठाता है इस बात का। और इलेक्शन जब आता है, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई सैनी है, कोई त्यागी है, कोई कुर्मी है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, ये चलते जाता है। इसका पूरा देश फायदा उठाता है। हम पूरे देश को खिलाते हैं और आखिर के अंदर आत्महत्या हम ही करते हैं और लोगों की बात भी हम ही सुनते हैं। अब मैं केवल MSP के ऊपर आऊंगा, छोटी सी बात के ऊपर।
मुझे मतलब नहीं कि आप एक चीज का दो, दो चीज का दो, चार चीज का दो। हमारी मांग पहले भी थी और एमएसपी आंदोलन पहली बार हमने किया था 2000 में पीलीभीत से, जिसमें एक मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा था और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने थे। यह बात है 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर सन 2000 की। तब भी एमएसपी की बात थी धान के लिए। उससे पहले धान की खरीद उत्तर प्रदेश में कभी हुई नहीं थी। और फिर जब नाटक हुआ, हमने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, आदेश लिया। नहीं और सिंह साहब, एक थोड़ा सा, क्योंकि समय अपने पास कम है, आप एक चीज जरूर समझाएं, और यहाँ जो हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे दर्शक जो लगातार लाइव देख रहे हैं उनको शायद जानकारी होगी, बट फिर भी पूछना है। जब अपने पूरे देश में निजी क्षेत्र इतना एडवांस हो गया, सबसे ज्यादा नौकरी आज निजी क्षेत्र में बन रही है, सबसे ज्यादा उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग निजी क्षेत्र में है, हवाई जहाज में सबसे ज्यादा सीटें निजी क्षेत्र दे रहा है, रेलवे भी एक प्रकार से कॉरपोरेट की तरह बिहेव कर रहा है, पढ़ाई में सीट सबसे ज्यादा निजी क्षेत्र दे रहा है, इलाज निजी क्षेत्र कर रहा है, तो मुझे समझाइए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र क्यों खराब है और क्यों नहीं खरीदारी हो? क्या दिक्कत क्या है? मेरी बात सुन लीजिए। जब वही किसान, और मैं कश्मीर से आता हूं, वहां भी अलग अलग प्रकार के धान तो बहुत बढ़िया खाने को मिलता नहीं है, मुंह में पानी आता है, तरसते हैं कि हम वहां की चीजें हमें यहां मिले। जब हर चीज में निजी क्षेत्र है, किसान खुद भी निजी क्षेत्र से सामान लेता है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, अंग्रेजी पढ़ाई करवाना चाहता है, तो माल को लेके ये कहां से बीच में पैदा हो गया इशू? देखिए, ये मेरे ख्याल से पता नहीं है क्यों आप बात कर रहे हो। किसान को प्राइवेट क्षेत्र निजी क्षेत्र से मतलब नहीं, उसे केवल दो इतना चाहिए कि मेरा उपज का रेट मिले, बस। हाँ, उसे ऊपर नहीं चाहिए, इसको उपज का रेट मुझे मिले, बच्चों की फीस जा पाए, जो उसका होता करे। तो आज की उपज की रेट तो तभी मिलेगी जो हर साल। प्लीज नो प्लीज। हाँ, अब आप समझ लें, निजी क्षेत्र हो रहा है। आपने 100 चीज गिना दी मुझे। 200 साल पहले कौन सा था निजी क्षेत्र यहां पर? और किसानों के बलबूते पे सोने की चिड़िया था ये देश। हैंग ऑन, उस समय क्या था? कोई अडानी, कोई अंबानी। देश को गुलाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही किया था, वो भी निजी क्षेत्र की कंपनी थी। वही, हाँ, नहीं, मैं उन चीजों में जानना चाहता। मैं केवल आज की तारीख की बात करना चाहता हूं कि आज जो है, खेती को कैसे उत्तम खेती मत बनाओ, पर इतना बना दो कम से कम कि लोग जीविका मिल जाए लोगों को। सिंह साहब, सरकार कैसे सब खरीद पाएगी जब सरकार अब फौज में भर्ती पे कटौती कर रही है? कौन कह रहा है सरकार कैसे सब खरीदे? कौन कह रहा है खरीदो? मुश्किल है कि नहीं, क्यों 2 ही आइटम है? अभी विनोद जी ने भी गिनाया ना। आप छोड़िए, 23 आइटम तो टोटल है एमएसपी में। क्या देश में 23 आइटम ही मैं बता रहा हूं आपको, हजारों प्रकार के अलग अलग कृषि उत्पाद। ऐसा है, आप हमें एमएसपी देने को तैयार नहीं हो, ठीक है? वही निजी क्षेत्र कॉर्पोरेट जो है एमएसपी ले रहा है। गन्ना एमएसपी में नहीं आता है, उसको मिनिमम सेल प्राइस करके आज चीनी का कोई जो गन्ना किसान है पूरे देश के अंदर, और कम नहीं है भाई, 5 करोड़ गन्ना किसान हैं। परिवार में ला लो 25 करोड़ हो गया, 1/6 ऑफ द कंट्री है। सुन लो सिंह साहब, नहीं, मतलब मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं काट रहा हूं, समय के कारण मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। उनको आज चीनी देश के अंदर चीनी का रेट 33 रुपए से कम पे खरीद नहीं सकता। आप प्रिंसिपली एक चीज समझाइए कि सरकार हर क्षेत्र में पैसे कम देती है, सरकारी कर्मचारी को कम पैसा मिलता है, तो किसान को निजी क्षेत्र में माल बेचने दीजिए, उसको आजादी दीजिए, उसके लिए सहूलियत पैदा करिए। जो ये एक वर्ड होता है एक्सप्लॉइटेशन, सुन लीजिए। ये तो फिर पॉलिटिकल रेटोरिक है। कैसे एक्सप्लॉइटेशन? नहीं है जी। अगर किसान के पास ज्यादा माल होता है, हाँ, तो उसका माल कम रेट में जाता है। और वो तो मार्केट फोर्स है, करें क्या उसका? मार्केट फोर्सेस के लिए आज की तारीख के अंदर आप अगर कहते हो ना मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, हाँ, तो ये आप मेरे को एक बात बताइए, डबल स्टैंडर्ड मत करो। अभी कुछ समय पहले कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई स्कीम दी है। 3 कंपनियों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने पीएलआई स्कीम का फायदा होगा। मैंने बचपन में देखा है, हिमाचल में जो एप्पल रेवोल्यूशन आई, कश्मीर में जो एप्पल का था, उसमें ज्यादा मुनाफा उसका जूसिंग से मिला। एप्पल बेच के क्या मिला? शायद आपसे ज्यादा बातें मंत्री जी कर गए थे जब बैठे थे यहाँ पर जी, कि आंकड़े बता गए थे। और उसके बाद भी जिस बच्चे को आज जिसको भी थोड़ा भी गुंजाइश मिलती है, वो विदेश भाग रहा है, विदेश भाग रहा है। अगर सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक, क्योंकि तो सब कुछ अगर सरकार पे ही छोड़ दें कि एमएसपी ही दो और बाकी कुछ ना हो, तो आगे कैसे चलेगा? अब एमएसपी का मैं खत्म कर दूं, 1 मिनट अगर आपको 30 या 40 सेकंड दे दें। हम नहीं चाह रहे कि सरकार खरीदे। यूक्रेन की लड़ाई हुई, 300 रुपए किलो हो गया आपका नींबू, क्यों? मार्केट फोर्सेस।
कि उम्मीद करते हैं। गेहूं उस समय आया, सरकार ने खरीदने की कोशिश करी, उसको एमएसपी पे गेहूं नहीं मिला। 140 करोड़ माउथ से इस देश के अंदर मुंह है खाना खाने के लिए। आप कह दें इससे कम कोई रेट, इससे कम जो है कोई खरीदेगा नहीं, दैट्स ऑल। हम बाकी नहीं चाह रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि हम खाद लेते हैं आपके रेट के ऊपर, हम बीज लेते हैं आपके रेट के ऊपर, हम बिजली का रेट देते हैं आपके रेट के ऊपर, पेस्टिसाइड देते हैं आपके रेट के ऊपर, और आपका रेट क्या है? एमआरपी। साथ साथ लेबर। हम एमआरपी अगर देते हैं, हमें एमएसपी क्या न्यूनतम लेने का भी हक नहीं है क्या? हमें यही केवल बात है। अगर ये हो जाता है तो कम से कम मेरा एमएसपी पे विरोध नहीं है। नहीं, मैं एक चीज साफ कर दूं, मेरा एमएसपी पे विरोध नहीं है, बल्कि मेरा ये मानना है कि एमएसपी, और ये मेरा निजी व्यू है, इस पे मैंने लिखा भी है, एमएसपी जैसे जीएसटी का कानून बना है और बाकी कानून है इस देश में, एक एमएसपी को लेके एक कानून बनना चाहिए जिसमें जो आइटम है और जो उसकी रेट है वो जैसे जीएसटी के आइटम और रेट्स जीएसटी काउंसिल फिक्स करता है, वैसे ही एमएसपी को लेके एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, कानूनी फ्रेमवर्क, जिसमें किसान को विजिबिलिटी मिले कि अगले 5 साल अगर मैं ये कृषि उत्पाद करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास खरीदार है। पर रेट और आइटम आप कानून में नहीं लिख सकते हैं। जीएसटी कानून में भी रेट और आइटम नहीं लिखा गया है। काउंसिल मिलके साल में 3-4 बारी मिलके उस पर रिव्यू करके चेंज करता रहता है। ये करना चाहिए। पर ये कहना कि निजी क्षेत्र बाहर रहे, क्योंकि चर्चा का मुद्दा है आय कैसे बढ़े, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आप जितना मर्जी कर लीजिए और कोई इस बात का बुरा ना माने, सरकार आपकी आय जिस ढंग से आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकती है। निजी क्षेत्र ही आय देता है, मुनाफा भी निजी क्षेत्र से ही आएगा। ये बाकी हर सेक्टर में है, तो कृषि क्षेत्र में अलग लॉजिक कैसे हो सकता है? विनोद जी देखिए, दरअसल बात ये है, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था जिसके ऊपर हंगामा हो रहा था, मैं 5 किलो अनाज लेके, 5 किलो धान लेके मैं हरियाणा से दिल्ली नहीं आ सकता, पंजाब से हरियाणा नहीं आ सकता। ये क्या मतलब है? ये कौन सा नियम है और ये क्यों बना के रखा है? क्यों नहीं हटाएं इसको? और अगर इसको हटाने की मांग करते हैं तो क्यों कुछ लोग सड़क पे बैठ जाते हैं या हमारी बात मिथ्या कर देते हैं? पहली बात देखिए, ऐसी बात है कि एक क्रिकेट का जो गेम है, आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे, कोई ऐसा नहीं हो कि क्रिकेट का गेम नहीं जानता होगा। तो अपनी अपनी पारी में तो आपने हमसे बॉलिंग करवा ली है ना, खूब छक्के चौके मार दिए। मेरे हाथ में जब बल्ला आया तो बोले फुटबॉल खेलो। ये क्या मतलब है किसानों के लिए? यानी कि जब मैं उत्पादन करूं तो बाजार का रोल। कौन सा सीड किसान जो है वो कंट्रोल रेट पे खरीदता है भाई? कौन सा पेस्टिसाइड कंट्रोल रेट पे खरीदता है? एक किसान बता दे। या कितने किसान यहाँ हैं जो बिल लेके खरीद पाते होंगे? 18% जीएसटी है पेस्टिसाइड के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर 5% की सब्सिडी जीएसटी है। तो आप जब उत्पादन करते रहते हैं, जब आप खेत, डीजल के ऊपर भी जीएसटी है, सॉरी ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जब उत्पादन करो तो आप बॉलिंग करते रहो, वो बल्ला घुमाते रहें, तो तुम तो हमें लूट लो सनम। अब जब हमारी बारी आए तुमसे बात करने की 4 आंखें मिला करके, तो उसमें एक कानून लगा दो कि हम अपना अनाज लेके यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ जितने किसान भाई बैठे हैं, क्या ये हो सकता है? ये संभव है? और इस तरीके से हम क्या कौन सी अपनी आय दुगनी कर लेंगे? तो ये एक बेकार का नियम है। एमएसपी हमारा हक है, एमएसपी हमें मिलेगा, लेकिन एमएसपी कैसे मिलेगा वो हम तय करेंगे। वो सड़क पे लोग बैठे तय नहीं करेंगे और संसद में बैठे भी लोग तय नहीं करेंगे। वो बाजार और बाजार के नियमों के आधार पर तय होगा, और जो उसमें रुकावट डालेगा उनसे हम लोग 2-2 हाथ करना जानते हैं। तो मेरा कहना यह, अब जो भी हो, आर पार की लड़ाई होगी इसमें, अभी तो हो ही रही है और होगी, लेकिन जो नियम है उसके हिसाब से चलेंगे। अरे कितना अच्छा काम हो रहा है, हर गांव में पैक्स बन रहा है, 20,000 करोड़ का आप क्रेडिट देने के लिए फार्मर्स को तैयार हैं, 2 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके बैठे हुए हैं, कोई किसान लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो उस फंड को यूज कर पाए। तो हमारे किसान को बैंक का कैसे प्रयोग करें, हमारा किसान बाजार का कैसे प्रयोग करे? हमको वैसा किसान बनाना है, वैसा भारत बनाना है, वैसा देश बनाना है। चलिए, समय समाप्त हुआ है, इसलिए मुझे लगता है इस मुद्दे पे थोड़ा भावना भी यहाँ पे दिखने को मिली। पर आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। एक संवेदनशील मुद्दा, परंतु जैसे अंत में कहा गया, और मेरा ये मानना है कि एमएसपी
हटने का तो सवाल ही नहीं है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसमें ऐसा ढांचा आना चाहिए जो सब चीज़ों को ठीक से चला के रखे, खरीदने वाला भी ठीक रहे और बेचने वाला भी ठीक रहे, और उसी से आय बढ़ सकती है। पर आय बढ़ाने के और भी तरीके हैं। केवल सरकार पे निर्भर रहना, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो शायद संभव नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद, और आपने बात सुनी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सबका। 2 मिनट आपके और चाहेंगे। सिद्धार्थ, आपसे चाहेंगे कि आप सबका अभिवादन करें तुलसी के पौधे देकर हमारे साथ जुड़े इस पैनल डिस्कशन में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।